हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी में। और मैं आज आपको एक अपने व्यूअर की भेजी बहुत ही सच्ची और डरावनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो अगर आपको ऐसी भूत प्रेत जिन्नात चुड़ैल और भी सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँ। मेरा नाम रमेश है। मैं आज आपको अपने दोस्त विनय की एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। विनय आज अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस जा रहा था। गांव से बाहर में पढ़ने के लिए विनय आया था और ग्रेजुएशन करके आज वापस अपने गांव लौट रहा है। उसने स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ी और बस यही सोच रहा था, कितने वर्षों बाद अपने घर वापस जा रहा हूँ। विनय को अपने माता पिता भाई बहन से मिलने को बहुत उत्साहित था। लंबा सफ़र था। विनय फ़ोन चलाने लगा। कुछ समय बाद विनय अपने गांव पहुंच गया। हरियाणा में एक छोटा सा गांव है, वहीं पर रहता है विनय। गांव में पहुंचते ही विनय को एक ज़बरदस्त झटका लगा, क्योंकि आज विनय के चाचा जी की मौत हो गई थी। उसके चाचा जी की मौत अचानक आज ही हुई, क्योंकि विनय कल जब ट्रेन में बैठा था तो उसने घर के लोगों से फ़ोन पर बात करी थी और तब घर में सब ठीक था। सुबह अम्बाला स्टेशन पर ट्रेन से उतरा, तभी भी उसने घर में फ़ोन पर बात करी, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं था। क्या पता घर के लोगों ने सोचा हो सफ़र कर रहा है, इस वजह से ना बताया हो कुछ। लेकिन घर आकर सबसे बात करने के बाद पता चला कि अभी आधा घंटा पहले ही उसके चाचा जी की मौत हुई है। विनय हैरान था कि अचानक चाचा जी की मौत कैसे हो गई, क्योंकि उसके चाचा जी ना तो कोई तबीयत ख़राब थी उसके चाचा जी की और ना किसी किस्म की बीमारी। बिल्कुल तंदुरुस्त थे उसके चाचा। और हैरानी का कारण एक और था कि बिल्कुल अलग स्थिति में विनय के चाचा जी की मौत हो गई थी। विनय के चाचा की आंखें बाहर निकल चुकी थी और जीभ बाहर को लटक रही थी। चेहरा भी देखने में लग रहा था जैसे बिल्कुल लाल पड़ गया हो। थोड़ी देर बाद विनय का परिवार और पूरे गांव के सभी लोग उसके चाचा को शमशान घाट लेकर गए। अंतिम संस्कार पूरा करा। विनय भी आज दिल्ली से लौटा था और घर पहुंचते ही ऐसी घटना हुई कि उसे भी तुरंत चाचा के पार्थिव शरीर को लेकर शमशान घाट आना पड़ा। परिवार के और गांव के लोग जो शमशान घाट से वापस लौट ही रहे थे, लौटते हुए यही बात कर रहे थे, अब ना जाने किसकी जान लेगा वो। 2 साल में अब तक 300 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है इस गांव में। विनय बस की सीट पर बैठे हुए सब लोगों की बात को ध्यान से सुन रहा था। सबकी बात सुनकर विनय तुरंत बोला, कौन और किसकी जान लेगा? पीछे बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने विनय को बताना चाहा, लेकिन तभी विनय के पिताजी ने उस आदमी को मना कर दिया और कहा, कुछ नहीं विनय, तुम बस शांति से बैठे रहो। और सभी को विनय को कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसके पिताजी ने विनय बैठे बैठे बस यही सोच रहा था, ऐसा क्या है वहाँ, और यह सब किसकी बात कर रहे होंगे, और किसने 2 साल के अंदर इस गांव में 300 लोगों की जान ले ली। विनय इसी उधेड़-बुन में था। तभी बस सभी को लेकर गांव पहुंच गई। विनय घर में आकर भी इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। आखिर क्या है ऐसा जो इतने लोगों की जान ले चुका है? विनय ने अपने घर में भी सबसे पूछने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी विनय को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन विनय ने भी सोच लिया था, इसका पता तो मैं लगा कर ही रहूँगा। आखिर क्या है इसके पीछे का राज? अगले दिन विनय ने गांव में कई लोगों से इसके बारे में पूछने की कोशिश करी, पर गांव का कोई भी व्यक्ति इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि विनय के पिताजी ने सबको मना करा हुआ था। इसलिए किसी ने भी विनय को कुछ नहीं बताया। आखिरकार
गांव के आखिरी में एक चाचा जी रहते थे। विनय ने उनसे पूछा तो उन्होंने आखिर विनय को बता ही दिया। चाचा जी ने कहा, इस गांव को श्राप मिला हुआ है। वो श्राप अब सबको बारी बारी से मार देगा। वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अब सबकी मौत एक ही तरह से हो रही है। आंखें बाहर निकल जाती हैं और जीभ बाहर लटक जाती है और चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। एक एक कर सबका नंबर आएगा। इन लोगों ने पाप ही ऐसा किया है, उसकी सज़ा अब हम सब भुगत रहे हैं। उस चाचा के बिना रुके यह सब बातें लगातार कह दी। उस चाचा की बात खत्म होते ही विनय ने पूछा, कैसा श्राप और क्यों मरेंगे सब? कौन है जो सबको मार रहा है? बताओ मुझे। विनय के बार बार पूछने पर फिर उस चाचा ने बताना शुरू करा। लगभग 2 साल पहले गांव में सुरेश और सकीना की मौत हुई थी। उसी में खामियाजा भुगत रहा है आज हमारा यह गांव। चाचा जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज से 2 साल पहले इसी गांव में रहने वाले सुरेश और सकीना से प्यार हो गया था दोनों में। दोनों अलग अलग धर्म के थे, इसलिए गांव के लोगों ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करी। गांव में माहौल भी बहुत तनावपूर्ण हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि गांव में अब दो धर्मों के बीच आपस में लड़ाई हो जाएगी, जो आज तक कभी नहीं हुई थी। इस गांव में दोनों धर्मों के लोग बहुत शांति और प्यार से रहते थे, लेकिन इन दोनों की वजह से गांव में अशांति फैली हुई थी। लेकिन सुरेश और सकीना को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वह अपने प्यार के माहौल में खोए हुए थे। उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वह कहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों साथ ही में रहेंगे, चाहे आप लोग हम लोगों को गांव से ही क्यों ना निकाल दो, लेकिन हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लग रहा था कि बहुत गहरा प्यार है दोनों में। लेकिन गांव वालों के दबाव की वजह से सुरेश के घर वालों ने सुरेश को उसके घर से निकाल दिया। उसके बाद सुरेश और सकीना गांव से दूर बाहर रहने लग गए। लेकिन गांव वाले तो मानो इन दोनों की जान के पीछे ही पड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि ये जहाँ मिल जाएंगे हम दोनों उन्हें वहीं काट के रख देंगे। तभी एक दिन गांव के एक बाजार में सकीना और सुरेश दोनों एक ढाबे में बैठकर समोसे खा रहे थे। लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इनके प्यार के दुश्मन हर जगह मौजूद थे। तभी गांव के एक आदमी ने उन्हें देखा और गांव में फ़ोन करके सबको बता दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी जान के इतने प्यासे बैठे हैं सब लोग। फ़ोन करते ही तुरंत बाज़ार में पहुंच गए सभी, और गांव में फ़ोन करते ही देर नहीं लगी और गांव वालों को आते भी उन लोगों ने तुरंत दोनों को वहीं दबोच लिया। कुछ लोग सकीना को घसीटते हुए ले गए और कुछ लोग सुरेश को मारते पीटते घसीटते हुए ले जा रहे थे। वो सभी लोग इन दोनों को घसीटते हुए खेत की तरफ लेकर गए। वह सब लोग इन दोनों को ऐसे पीट रहे थे जैसे इनकी जान लिए बिना ये मानेंगे ही नहीं। उन दोनों को सब गांव के लोगों ने मार मार कर अधमरा कर दिया। खेतों में कोई डीजल का भरा हुआ कनस्तर लेके आया हुआ था। उन दरिंदों ने सकीना और सुरेश को एक साथ लेटाकर दोनों के ऊपर डीजल उड़ेल दिया और उन दरिंदों ने उन दोनों पर आग लगा दी। सुरेश ने मरते मरते कहा, हम दोनों का श्राप है और मैं इस गांव के किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं यहाँ सबको मार दूंगा। उसके 2 महीने बाद से ही गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया। इन दोनों ने अब तक जिसकी भी जान ली है एक ही तरह से ली है। विनय ने उस चाचा जी की बात सुन तो ली थी, पर उसे इन सब बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं था, क्योंकि विनय पढ़ा लिखा था और वो ये जानना चाहता था कि सुरेश और सकीना के नाम पर कौन ये कारनामों को अंजाम दे रहा है। अगले दिन से ही
जहाँ सकीना और सुरेश रहा करते थे वहाँ नज़र रखना विनय ने शुरू कर दिया। विनय ने सोचा कोई है जो इनका नाम लेकर वो सब मौतें कर रहा है, इसलिए विनय रोज रात के 8 बजे आकर सकीना और सुरेश के घर के बाहर बैठकर नज़र रखने लगा। लेकिन कई दिनों तक नज़र रखने पर भी विनय को कुछ ऐसा नहीं दिखा। पर एक दिन विनय रोज से थोड़ा जल्दी ही सकीना और सुरेश के घर के पास आ गया। विनय एक पेड़ के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा वही चाचा जी जिसने विनय को सुरेश और सकीना की यह सब कहानी बताई थी। उसने देखा वो चाचा अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली में कुछ लेकर सुरेश और सकीना के घर का दरवाज़ा खोल के सीधा अंदर ही चला गया। विनय ये सब देखकर समझ चुका था कि पूरे गांव को मूर्ख इसी ने बना रखा है। लेकिन विनय उस दिन वापस चला गया और क्योंकि उसने सोचा अगले दिन आकर फिर देखूंगा और यह अगर कल भी आया तो पक्का यही चाचा इस पूरी घटना का जिम्मेदार है। अगली रात विनय फिर सकीना और सुरेश के घर के बाहर आया उसी समय और उसी पेड़ के नीचे छुपकर उस चाचा का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में उसने देखा वही चाचा आज भी एक प्लास्टिक की थैली में कुछ लेकर सुरेश के घर के अंदर जा रहा है। विनय को तो अब पक्का विश्वास हो गया था कि सारी मौत का जिम्मेदार यही चाचा है। उस दिन विनय वहाँ से चला गया और फिर तीसरी रात को विनय अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। विनय आज सोच कर आया था कि इस चचा को तो मैं आज काम तमाम ही कर दूंगा। इस चाचा ने बहुत बेवकूफ़ बनाया है सबको। विनय यही सब सोच रहा था कि तभी वो चाचा वहाँ आ गया। आज भी वो चाचा अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लेकर आया था। चाचा ने सुरेश के घर का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही विनय अपनी जगह से उठा और वो भी सुरेश के घर के अंदर चला गया। विनय भी आज अपनी पूरी तैयारी से आया हुआ था। अंदर जाते ही विनय ने उस चाचा को दबोच लिया और विनय ने कहा, चाचा तुम्हारी जान ले लूँगा मैं आज। सभी को मौत का जिम्मेदार सुरेश और सकीना को बताते हो। तुम ही हो जिसने सबको मूर्ख बना रहे हो। बताओ मुझे, नहीं तो अभी मैं तुम्हारा गला धड़ से अलग कर दूँगा। चाचा बता दो जल्दी, वरना अच्छा नहीं होगा। अब इतना बोलकर विनय ने उस चाचा को वहीं पटक दिया और अपने पैरों से दबाकर बोला, चाचा 3 तक गिनती गिनता हूँ, इसके अंदर बता दो, वरना मैं तुम्हें आज सच में मार दूँगा। उसके बाद चाचा ने रोते हुए कहा, अगर मैंने तुमको बता दिया तो वह लोग मुझे मार देंगे। चाचा की बात सुनकर विनय ने अपने दांत पसीजते हुए कहा, अगर तुमने नहीं बताया तो वो तुम्हें मारे या ना मारे, यही मैं तुम्हें मार दूँगा। विनय को इतने गुस्से में देख उस चाचा ने कहा, तुम्हें सब जानना ही है तो कल इसी समय यहीं मिलना। उसके बाद तुम अपनी आँखों से यह सब सच देख लेना। विनय उस समय बड़े गुस्से में था, लेकिन उसने उस समय चाचा को छोड़ दिया और कहा, चाचा तुम कल कहीं भागे या मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी करी तो मैं सच मानो तुम्हारी जान ले लूँगा। इतना बोलकर विनय उस चाचा को छोड़ दिया और वहाँ से अपने घर चला जाता है। कल यानी अगली रात विनय 8 बजे ही सुरेश के घर के बाहर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में उसने देखा वो चाचा भी आ रहा है और उसने आज भी अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली ले रखी थी और उस थैली में वो कुछ बांध कर ला रहा है। चाचा ने आज विनय को देखते ही कहा, चलो अब मेरे साथ। इतना बोलकर वो सुरेश के घर के अंदर जाने लगी। आगे वो चाचा चल रहा था और पीछे विनय। घर के अंदर आते ही चाचा ने अपने हाथ में से जो थैली ले रखी थी उस थैली में से 2 समोसे और 2 प्लेट निकाल कर दोनों समोसे में चटनी लगाई और बगल के कमरे के दरवाजे के पास में रख दी और दोनों थोड़ा पीछे होकर खड़े रहे। थोड़ी देर बाद
विनय ने देखा किसी ने दरवाज़ा खोला, पर जिसने दरवाज़ा खोला वो नहीं दिख रहा था और उसने समोसों की प्लेट अंदर खींच ली। उसके बाद उस चाचा ने विनय को कहा, जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो वो वही है। उस चाचा की पूरी बात होते उससे पहले ही विनय ने चिल्लाते हुए कहा, जो कोई भी हो, अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है। तुम कोई भी हो, अब तुरंत बाहर निकल जाओ, वरना मैं पूरे गांव वालों को फ़ोन करके यहीं बुला लूँगा। अभी भी सोच लो, फिर क्या होगा तुम्हारा अंजाम। गांव वाले ही वो सब तय करेंगे। लेकिन फिर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। विनय गुस्से में गया और दरवाजे को पीटने लगा। तब भी कोई दरवाजे पर दस्तक नहीं थी। विनय ने उस दरवाजे को लगातार लात मार मार कर उस दरवाजे को तोड़ दिया और जैसे ही विनय ने अंदर देखा तो उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि अंदर कोई नहीं था। बस वहाँ 2 समोसे की प्लेट खाली पड़ी थी और प्लेट में थोड़ी चटनी, बस यही सब था उस कमरे के अंदर। विनय यही सब सोच रहा था कि जो लोग इसके अंदर थे वो कहाँ गए, क्योंकि प्लेट तो थी, इसलिए जाहिर सी बात है कि अंदर 2 ही लोग रहे होंगे। उसके बाद गुस्से में विनय अपने पीछे मुड़ा और बोला, चाचा तुम बताओ कहाँ हैं वो सब लोग और कहाँ भाग कर गए। उन लोगों ने क्या नाम था उन लोगों का, और कौन है वो लोग। विनय बिना रुके बस बोले ही जा रहा था। तभी किसी ने उस चाचा को कमरे के अंदर खींच लिया और विनय को बाहर धक्का दे दिया और वो टूटा हुआ दरवाज़ा भी अपने आप बंद हो गया। और उसके थोड़ी देर बाद से ही विनय को अंदर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई चाचा को मार रहा हो, क्योंकि चाचा दर्द से तड़प रहा था और चीख रहा था। लेकिन थोड़े समय बाद वो सभी आवाज़ें आना बंद हो गई और उसके बाद वो दरवाज़ा खुला। विनय बाहर ही खड़ा था। अभी भी दरवाज़ा खुलते ही अंदर से 2 लोग बाहर आए और जैसे ही विनय ने उन सब लोगों को देखा तो विनय की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा लग रहा था कि विनय की सांसें मानो रुक जाएंगी, क्योंकि अंदर से जो लोग बाहर आए थे वो बिल्कुल जले हुए थे। एक लड़का और एक लड़की, दोनों बिल्कुल जली बुझी झुलसी हुई हालत में थे। चेहरा बड़ा ही भयानक सा था उन दोनों का, और दोनों ने बाहर आते ही विनय से अपनी डरावनी आवाज़ में एक साथ कहा, कल से समोसे तुम लेकर आओगे और रोज़ लेकर आओगे, इसी समय लेकर आओगे, नहीं तो जो अभी इनके साथ यहाँ हुआ है कल तुम्हारे साथ यही होगा। इतना बोलकर वो दोनों अंदर की तरफ चले गए, पर विनय अभी भी बाहर उसी जगह पर खड़ा था। तभी अंदर से किसी ने उस चाचा को बाहर फेंक दिया और चाचा की हर जगह से कटी फटी लाश विनय के सामने आकर गिरी। विनय ने जैसे ही उस चाचा की लाश को देखा वो तुरंत अपने घर को वापस भाग गया और घर में आते ही अपने कमरे में जाकर सो गया। उस दिन तो विनय ने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया और अगले दिन सुबह उठते ही विनय ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे आज दिल्ली जाना है, नौकरी के लिए मेरा इंटरव्यू है। मेरे पास कल रात को ही फ़ोन आया है। पिताजी और उसके परिवार के लोग उसकी बात सुनकर बड़े हैरान थे और उसके पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, अभी कुछ दिन रुक जाओ बेटा, तुम्हारे चाचा जी की 13वीं भी नहीं हुई। अपने पिताजी की बात बीच में काटते हुए विनय ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे जाना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी इंटरव्यू है। और इतना बोलकर उसने अपना सामान वगैरह पैक करा और घर से रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गया। उसने सोचा दिल्ली के लिए जो भी पहली ट्रेन मिलेगी उसी में बैठकर निकल जाऊंगा, तब देखता हूँ कौन मेरा क्या कर लेता है। कल रात वाली घटना भी विनय ने किसी को नहीं बताई थी। विनय स्टेशन पहुँचा तो पता चला कि दिल्ली के लिए जो पहली ट्रेन है वह रात 9 बजे की है। विनय सोच रहा था कोई बात नहीं, दिन भर यहीं बैठा रहूँगा और रात में ट्रेन आते ही सीधा दिल्ली। विनय ने पूरा दिन स्टेशन के बीच में ही
बैठे हुए एक बेंच पर ही निकाल दिया। और जब ट्रेन रात को 9 बजते ही आई और विनय जाकर सीधा अपनी जगह पर बैठ गया। अभी ट्रेन थोड़ा दूर ही चली होगी, तभी विनय के पास एक समोसा बेचने वाला आया और उसने विनय से कहा, साहब ये लो, आपको 2 समोसे पैक कर दिए, इसमें तीखी चटनी भी डाल दी है, ले जाओ इसे, अभी भी टाइम है, टाइम पर पहुंचा देना इसे। उस समोसे वाले की बात सुनकर अब विनय की हालत खराब हो चुकी थी। विनय सोच रहा था इसको कैसे पता, लेकिन फिर भी विनय ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में बोला, मुझे नहीं जाना कहीं समोसे लेकर, तुम्हें इतना शौक है तो तुम ही चले जाओ। उसके बाद विनय दांत पीसते हुए बोला, अब जाओ यहाँ से। लेकिन समोसे वाला समोसों को विनय के पास रखकर चला गया और जाते जाते विनय से कहा, इसे ले जाओ, इसी में भलाई है, वरना फालतू में मारे जाओगे जैसे तुम्हारे चाचा जी मारे गए थे। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। विनय ने सोचा, जो भी हो जाए मैं तो नहीं लेकर जाऊँगा समोसे। इतना बोलकर विनय ने समोसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए। और कुछ समय बाद विनय दिल्ली पहुँच गया और जैसे ही विनय ट्रेन में उतरता है तो आंखें फिर फटी की फटी रह जाती हैं उसकी, क्योंकि विनय के सामने ट्रेन से उतरते ही स्टेशन पर वही समोसे वाला खड़ा था। विनय ने सोचा, ये वही समोसे वाला है जो रात को अम्बाला स्टेशन पर मुझे मिला था क्या? पर ये कैसे हो सकता है? विनय यही सब सोच रहा था कि तभी वो समोसे वाला विनय के पास आया और विनय से बोला, साहब जी क्यों फालतू में बेवकूफ़ी कर रहे हो? मरने का बहुत शौक़ है क्या तुमको? अभी भी समय है, जाओ समोसे दे आओ उनको। एक दिन की गलती हो गई, माफ़ कर देगा वो आपको, तो मरने से आप बच जाओगे। उस समोसे वाले ने इतना बोला ही था, तभी किसी ने विनय को अपने हाथों से हिलाकर उठा दिया और विनय ने आंखें खोली तो वो चौंक गया, क्योंकि वो अभी भी अम्बाला स्टेशन पर था और वो बेंच पर ही बैठे बैठे सो गया था। यानी विनय ने यह एक भयानक सपना देखा था। विनय अभी भी स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार ही कर रहा था। फिर विनय ने एक राहत की सांस तो ली कि चलो वो सपना ही था, लेकिन विनय को जिसने उठाया था, विनय ने जैसे ही उसको देखा तो फिर वो चौंक गया। उसने देखा वही समोसे वाला उसके सामने खड़ा था जो उसे अभी सपने में दिखा था। उस समोसे वाले ने विनय से कहा, साहब जी समय हो गया, जाओ समोसे दे आओ। इतना बोलकर उसने विनय के हाथ में 2 समोसे पकड़ाते हुए कहा, साहब जी इसमें 2 समोसे हैं और तीखी वाली चटनी भी है, अब देर मत करो, जाओ जाओ जल्दी, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। समोसे वाला इतना बोलकर वहाँ से चला गया, लेकिन विनय अभी भी गुस्से में था। उसने कहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब मैं समोसे देने तो नहीं जाऊँगा। इतना बोलकर विनय ने घड़ी में टाइम देखा तो 9 बजने वाले थे और देखते देखते विनय का दिल्ली वाला ट्रेन भी आ गया था। विनय बड़ी खुशी से भागते हुए ट्रेन में जाकर चढ़ गया और अपनी सीट पर तुरंत जाकर बैठ गया और कहने लगा, चलो कम से कम अब तो ट्रेन आई, अब मैं नहीं रहूँगा यहाँ, यहाँ कोई नहीं है मेरा। विनय बहुत खुश था और मन ही मन सोच रहा था, अब दिल्ली में ही जाकर रहूँगा और कुछ सालों बाद आऊँगा जब सब शांत हो जाएगा। विनय ट्रेन में बैठे बैठे अपने ख्याली पुलाव पका रहा था और थोड़ी देर बाद ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन चल पड़ी। लेकिन तभी विनय ने देखा कि ट्रेन की पूरी बोगी खाली है और उस बोगी में सिर्फ एक सीट पर एक लड़की और एक लड़का बैठे हुए थे और पूरी ट्रेन खाली थी। तो दोस्तों, ये था विनय की डरावनी स्टोरी का पहला पार्ट। अगला पार्ट अवेलेबल होगा ट्यूसडे को। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल हॉरर मनाटी।